हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने लक्ष्मीकांत पॉलिटी का जो सुप्रीम कोर्ट चैप्टर है उसे स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ छोटी छोटी, आप उन्हें जाकर देख लीजिएगा। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के। अगर हम हिसाब से देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ये, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो आज हम इसे ही डिस्कस करने वाले हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उसको हम अपॉइंट कैसे उसको अपॉइंटमेंट उनका किया जाता है। हम पूरी डिटेल पढ़ेंगे इसमें, जो फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, फोर्थ जजेस केस, नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको A to Z समझाऊंगा। यानी कि जो 1982 से लेकर के 1982 से लेकर के 2014 तक जितने भी जज अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस से रिगार्डिंग जितने भी एक्ट आए हैं, जितने भी केस आए हैं, उसको हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली लाइन देखिए इसमें, एक 1 सेकेंड। तो ये देखिए, ये पहली लाइन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, उसके बाद क्या लिखा है, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। देखिए ये तो कॉमन सी बात है, जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होंगे वो कौन अपॉइंट करेगा, वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, चाहे वो चीफ जस्टिस हो चाहे फिर वो अदर जजेस हो। उनको कौन अपॉइंट करता है, उनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। ठीक है। अब उसके बाद सेकंड लाइन देखिए, सेकंड लाइन, द चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद सच जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी। अब देखिए ये जो हमारे प्रेसिडेंट है, ये जब चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं, यानी कि जो चीफ जस्टिस है हमारे सुप्रीम कोर्ट के, उनको जब ये अपॉइंट करते हैं तो उस केस में ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो सीनियर जजेस हैं उनसे पहले कंसल्टेशन करते हैं, उनसे मशवरा करते हैं कि भाई किसको किसको अपॉइंट करना है, किसको नहीं। ठीक। उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, द अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस एंड सच अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स एज ही डीम्स नेसेसरी। देखिए जो ये मैंने अभी सेकंड पॉइंट आपको समझाया था, ये वाला ऊपर वाला जो सेकंड पॉइंट ये वाला, तो इसमें तो जो प्रेसिडेंट है हमारे, वो चीफ जस्टिस को अपॉइंट करेंगे किसके कंसल्टेशन से, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनसे कंसल्टेशन करके चीफ जस्टिस को अपॉइंट कर देते हैं। लेकिन जो ये थर्ड पॉइंट है इसके अंदर, जब हम अदर जजेस को, जब प्रेसिडेंट अदर जजेस को अपॉइंट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस को अपॉइंट करते हैं, तो उसमें वो चीफ जस्टिस से कंसल्ट करते हैं। चीफ जस्टिस से कंसल्ट करते हैं और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस से भी। तो यहाँ पर जो ये इसमें पॉइंट लिखा हुआ है ना, चीफ जस्टिस से कंसल्ट करना, इसी के ऊपर बहुत बड़ा एक डिस्प्यूट है, उसे हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए अब देखिए फोर्थ पॉइंट पहले मैं समझा देता हूँ, फिर इस डिस्प्यूट को भी हम समझेंगे बाद में। द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस इज ऑब्लिगेटरी इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जज अदर देन चीफ जस्टिस। द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस, दोबारा पढ़ रहे हैं, द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस इज ऑब्लिगेटरी इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जज अदर देन चीफ जस्टिस। मतलब कि ये जो लास्ट की लाइन को आप पढ़िएगा, देखिए ये जो मैंने भी पढ़ी है, इसमें ये कह रहे हैं कि जो हम चीफ जस्टिस के अलावा जो दूसरे जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, जब उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, तो उसमें जो चीफ जस्टिस का जो कंसल्टेशन है वो ऑब्लिगेटरी है ना, यानी कि वो प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस का कंसल्टेशन लेना ही पड़ेगा हर हाल में। ठीक है। और उसे सुना भी जाएगा, ऐसा नहीं सिर्फ बस उन्होंने कंसल्टेशन कर दिया बस खत्म होगी बात, नहीं, उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। तो इसी के ऊपर एक पूरी कॉन्ट्रोवर्सी है, उसे हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए उसे पढ़ते हैं। देखिए ये अब हम पढ़ेंगे, ये कंट्रोवर्सी और कंसल्टेशन, इसे भी बहुत ध्यान से आप देखिएगा। इसमें जो 4 जजेस केस आने वाले हैं ना, उसको 3 जजेस केस आएंगे, उसमें आपको समझ में आएगा ये कंट्रोवर्सी किस चीज़ के ऊपर थी। देखिए, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड कंसल्टेशन इन द अबव प्रोविजन। देखिए अब यहाँ पर जो ये कंसल्टेशन था ना, कि भाई जो प्रेसिडेंट है जब ये सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस को अपॉइंट करेंगे, तो उसमें जो चीफ जस्टिस का ये कंसल्टेशन लेते हैं, उस कंसल्टेशन वर्ड का मतलब क्या है उसे समझते हैं। देखिए चलिए इसे पढ़े, फर्स्ट इसको हम पढ़ेंगे।
In the first judge's case 1982, the court held that consultation does not mean concurrence and it only implies exchange of views. देखिए जो फर्स्ट जजेस केस आया था 1982 में, इसमें कोर्ट ने क्या कहा कि जो ये कंसल्टेशन है, मतलब जो हमारे प्रेसिडेंट है, ये जो चीफ जस्टिस के साथ में कंसल्टेशन करते हैं अदर जजेस को अपॉइंट करने के लिए, तो ये कंकरेंस नहीं है, यानी कि ये बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट के ऊपर। प्रेसिडेंट यहाँ पर चीफ जस्टिस का व्यू लेना चाहे ले ले, नहीं तो मना कर देगा, नहीं तो उसे रिजेक्ट भी कर सकता है। मतलब ये ज़रूरी नहीं, 1982 में ये कहा गया कि ये जो चीफ जस्टिस का जो कंसल्टेशन है ना, ये बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट के ऊपर। ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट उसे मानने या ना मानने प्रेसिडेंट के ऊपर है। 1982 में फर्स्ट जज केस में बात की गई। लेकिन हुआ क्या, जब सेकंड जज केस आया 1993 में, सेकंड पॉइंट पढ़ रहा हूँ, देखो पहले मैं फिर समझा। बट इन द सेकंड जज के 1993 द कोर्ट रिवर्स्ड इट्स अर्लियर रूलिंग एंड चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंसल्टेशन टू कंकरेंस। Hence, it ruled that the advice tendered by Chief Justice of India is binding on the President in the matter of appointment of judges of the Supreme Court. But the Chief Justice would tender his advice on the matter after consulting two of his senior most collegius. यानी कि सेकंड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो ये प्रेसिडेंट जो चीफ जस्टिस से कंसल्ट करते हैं, तो ये कंसल्टेशन है ना, ये कंसल्टेशन बाइंडिंग है प्रेसिडेंट के ऊपर। यानी कि प्रेसिडेंट को हर हाल में वो कंसल्टेशन, हर हाल में चीफ जस्टिस की बात माननी पड़ेगी, जिसको चीफ जस्टिस कह रहे हैं उसको उन्हें जजेस बनाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन इसमें जो ये चीफ जस्टिस है 93 केस में क्या कहा गया, जिसमें जो जो हमारे चीफ जस्टिस है, ये पहले जो है दूसरे दो सीनियर मोस्ट अपने, मतलब अपने ही दूसरे जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हो गए सीनियर मोस्ट, उनके साथ कंसल्ट करके अपनी राय किसको देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे। यानी कि दोबारा समझिए, देखिए प्रेसिडेंट ने कहा चीफ जस्टिस से कि चीफ जस्टिस आप बताइए भाई किसको हमें जजेस बनाना है। तो जो ये हमारे चीफ जस्टिस हो गए, ये चीफ जस्टिस दूसरे सीनियर मोस्ट जजेस से दो, कम से कम दो दो से ये मशवरा करेंगे, उनसे बात करेंगे, फिर वो उनसे बात करने के बाद फिर ये ले जा करके किसको बताइए, प्रेसिडेंट साहब को। हमारे चीफ जस्टिस कहेंगे जा करके प्रेसिडेंट साहब को कि साहब आप इस जज को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ये कहा गया 1993 के अंदर। ठीक है, अब देखिए थर्ड पॉइंट पढ़िए। सिमिलरली अब क्या हुआ, देखिए थर्ड जजेस केस में, सेकंड जजेस केस में मैंने क्या समझाया कि जो चीफ जस्टिस हमारे हैं उनका जो व्यू होगा ये बाइंडिंग होगा किसके ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर। प्रेसिडेंट को हर हाल में मानना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन देखिए थर्ड जजेस केस आया, इसमें क्या गया, सिमिलरली इन थर्ड जजेस केसेस 1998 द कोर्ट ओपाइंड दैट द कंसल्टेशन प्रोसेस टू बी अडॉप्टेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिक्वायर्स कंसल्टेशन ऑफ प्लूरिटी जजेस। उसके बाद एक और पढ़ लीजिए, फिर अब मैं इकट्ठा इसको समझाऊंगा। The sole opinion of the Chief Justice of India does not constitute the consultation process. He should consult a collegium of four senior most judges of the Supreme Court, and even two judges give an adverse opinion. He should not send the recommendation to the government. देखिए ये वाला मैंने पढ़ा है, मैं यहाँ पर इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। थर्ड जजेस केस में क्या हुआ, ये दोनों पॉइंट समझा रहा हूँ मैं। देखिए सुनिए, जब थर्ड जजेस केस आया 1998 में, तो हुआ क्या कि हाँ, अभी सेकंड जज केस में मैंने आपको बताया 93 में जो आया था, उसमें तो ये कहा गया था जो हमारे चीफ जस्टिस है वो अपने दो सीनियर जज से कंसल्ट करके ना फिर प्रेसिडेंट के पास भेजेगा अपना वो कि भाई आप किस जज को सिलेक्ट करना है किसको नहीं करना है। तो लेकिन यहाँ पर ये थर्ड जज केस में कह दिया गया कि जो हमारे चीफ जस्टिस है ये भी पहले कम से कम चार सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट करेंगे, उसके बाद अपना ओपिनियन किसके पास भेजेंगे, प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे। आई बात समझ में, कम से कम चार। ठीक है, इसे हम कोलिजियम सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो देखिए दोबारा पढ़िए, द सोल ओपिनियन तो चीज़ें, मतलब कि ऐसा नहीं है कि खाली जो हमारे प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा चीफ जस्टिस से कि भाई बताओ किसको सिलेक्ट करना है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि चीफ जस्टिस अपने आप से कह दे कि भाई इस जज को आप सेलेक्ट कर लीजिए, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा जो हमारे चीफ जस्टिस होगी वो भी चार कम से कम सीनियर मोस्ट जजेस से पहले उनका ओपिनियन लेंगे, ओपिनियन लेने के बाद फिर जा करके प्रेसिडेंट को कहेगी भाई आप इनको सेलेक्ट करना है। और अगर इसमें से कम चार है ना, चार से कॉन्टेक्ट, चार से अपना ओपिनियन लेंगे ना हमारे चीफ जस्टिस, अगर उसमें से दो ने भी कह दिया कि भाई अगर एडवर्स ओपिनियन हो, मतलब दो जजेस कह रहे हैं, दो जजेस किसी के फेवर में है जिसके, और दो जजेस उस जज के अपोजिट है, तो फिर वो यानी कि फिर वो जो होगा ना डिसीजन, ऐसा नहीं होने का कि अब चीफ जस्टिस उठा करके कह दे कि लो जी आप इसे सेलेक्ट कर दो। मतलब आप दोबारा समझिए, देखिए अगर कोई मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, वो नहीं है, रमेश नाम का कोई शख्स है,
तो अब इसके ऊपर हमारे चीफ जस्टिस ने 4 दूसरे सीनियर मोस्ट जज से पूछा कि भाई ये रमेश नाम का जो शख्स है, हम इसको जज बनाना चाहते हैं। तो उसमें 4 में से 2 ने कह दिया कि हाँ भाई बना दो, और दूसरे 2 ने कह दिया अब भाई नहीं बनवाओ। तो फिर अब इसमें चीफ जस्टिस ऐसा नहीं कर सकते, वो ले जाकर के प्रेसिडेंट को कहते कि जी 2 ने कह दिया और 2 ने 2 सपोर्ट में आ गए, 2 अगेंस्ट आ गए, तो बस अभी से बना दो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर 3 कम से कम 3 बंदे उसमें से कहते हैं ना कि भाई इनको बनाना है, तो फिर वो बन जाएगा। 2 के केस में नहीं होगा कि 2 ने एडवर्स ओपिनियन दिया था, 2 ने फेवर में दे दिया, तो तब वो जजेस सुप्रीम कोर्ट के नहीं बनेंगे। यानी कि फिर अब देखिए लास्ट लाइन में यही बात कही गई है। देखिए लास्ट लाइन में क्या कह रहे हैं, द कोर्ट हेल्ड दैट द रिकमेंडेशन मेड बाय चीफ जस्टिस इंडिया विदाउट कंप्लाइंग विद नॉर्म्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंसल्टेशन प्रोसेस आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। यानी कि देखिए, अगर 4 सीनियर मोस्ट जजेस ने कह दिया कि भाई इस फला शख्स को जो है जज बनाना है, हमारे चीफ जस्टिस ने पहले कंसल्ट किया 4 जज से, 4 जज ने कह दिया कि भाई इस शख्स को आप जज बना दीजिए। तो फिर वो अपना अपना जो है वो रिकमेंडेशन, मतलब हमारे चीफ जस्टिस किसको कह देंगे, प्रेसिडेंट को कह देंगे कि भाई आप इस शख्स को आपको जज बनाना है। ठीक है, तो अब प्रेसिडेंट के ऊपर तो अब वो बाइंडिंग है, अब उसे बनाना पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकता नहीं भाई आप कौन हो, नहीं, अब प्रेसिडेंट को बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर हुआ ये कि उन 4 हमारे जो चीफ जस्टिस है, अगर उन्होंने 4 सीनियर मोस्ट जजेस से कॉन्टैक्ट 4 सीनियर मोस्ट जजेस से हम 4 जो हमारे सीनियर मोस्ट जजेस है, अगर उनसे कंसल्ट किया और उसमें से 2 ने भी एडवर्स ओपिनियन दे दिया, तब वो गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, गवर्नमेंट उसे फिर नहीं मानने की। ठीक है, तो ये चीज़ है कि आई होप कि आपको ये तीनों जजेस केस समझ में आए होंगे। ठीक है, अब हम उसके बाद देखिए बात करते हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 3 जजेस केस तो हो गए पूरे के पूरे। अब ये जो अगला जो हैगा वो देखिए, ये है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ये देखिए ये बहुत काम की चीज़ है। इसके ऊपर प्रीवियस ईयर में यूपीएससी में क्वेश्चन बन चुका है प्रीलिम्स के अंदर। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इसमें हुआ क्या है, देखिए कि जब 2014 में 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2014 में, और इसके अंदर एक न्यू बॉडी है, पहले मैं पढ़ लेता हूँ फिर उसके बाद बताऊँ। द 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2014 नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट ऑफ 2014 हैव रिप्लेस्ड द कोलिजियन सिस्टम ऑफ appointing judges to the Supreme Court and High Court with a new body called National Judicial Appointment Commission। देखिए 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2014 के थ्रू एक नया कमीशन लाया गया, जिसे जो था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। यानी कि इसका मतलब क्या था, देखिए पहले मैंने आपको क्या बताया, पहले जो हमारे चीफ जस्टिस थे वो 4 सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट करेंगे, वो हमारे 4 सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट करेंगे। यानी कि मैंने अभी आपको प्रोसेस पूरा बताया, तो ये इसे हम कोलिजियम सिस्टम कहते थे। लेकिन 2014 में सरकार ने क्या किया कि वो एक नया कमीशन लेकर आ गई, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। यानी कि वो जो कोलिजियम सिस्टम था ना 4 जजेस का, उसे हटा करके नया कमीशन लेकर आई। ठीक है, अब देखिए लेकिन हुआ क्या कि जब ये कमीशन लेकर आई, तो उसके बाद देखिए ये पढ़िए, हाउएवर इन 2015 द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिक्लेयर बोथ 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एज वेल एज एनजेसी एक्ट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड। 2014 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, जिसे हम 4th जजेस केस के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर क्या हुआ कि जो एनजेएसी है, यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड करार दे दिया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए, कॉन्सिक्वेंटली द अर्लियर कोलिजन सिस्टम बिकम ऑपरेटिव अगेन, दिस वर्डिक्ट वाज डिलीवर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द 4th जजेस केस 2015। अब ये बताया मैंने आपको। अब जो इन्होंने, अब क्या हुआ कि जैसे ही सरकार लेकर आई एनजेएसी, कोलिजियम सिस्टम को हटाकर एनजेएसी ले गए, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लेकर आई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने से अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड करार दे दिया। तो उससे क्या हुआ, जो पुराना वाला जो कोलिजियम सिस्टम था ना जज के सेलेक्ट करने का, वही फिर दोबारा से ऑपरेटिव हो गया। ठीक है, अब उसके बाद ये पढ़िए, द कोर्ट ओपाइन दैट द न्यू सिस्टम वुड अफेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। यानी कि जो जजेस हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने क्या किया, 4th जजेस केस में इन्होंने कहा है कि भाई फोर्जेस के 2015 में तभी बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि भाई जो ये एनजेएसी है, ये जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को अफेक्टेड कर रहा है, तो इसलिए हम इसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड करार देते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है ये पूरा का पूरा आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसकी सुप्रीम कोर्ट चैप्टर की और भी वीडियो हम आगे में बना रहा हूँ, एक एक करके वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।